गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने 4th चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी अध्ययन कर लिया गया था। अब हम उसकी एक एक विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पेज नंबर 50 पर आपने उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं के बारे में पढ़ा था। उत्तराधिकार से संबंधित जो भी उनकी परंपरा थी, जिसमें आपने ज्येष्ठाधिकार और सैदायात के बारे में पढ़ा था। फिर दूसरी विशेषता में मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध, जिसमें आपने राजपूतों के साथ और अन्य जो इस भारत महाद्वीप के शासक थे उनसे संबंधों का अध्ययन देखा था। फिर आपने मनसबदार और जागीरदार की जो उनकी प्रथा थी उसके अंतर्गत अध्ययन किया था। फिर अब हमारे द्वारा पेज नंबर 52 पर जब्त और जमींदार का अध्ययन किया जा रहा है। सभी बच्चे अपने अपने बुक में पेज नंबर 52 पर आ जाए। जब्त और जमींदार के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान जो थे ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से ही राजस्व देते थे। देखो, प्रत्येक किसान को कर के रूप में कुछ भाग अपनी खेती का राजा के पास जमा कराना पड़ता है, और ये जो जमा कराया गया भाग था राजा तक जो पहुंचता था वो स्थानीय सरदारों के माध्यम से या मुखियाओं के माध्यम से पहुंचता था। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मतलब जमींदार शब्द हमारे जो आया था वो मुख्य रूप से आपके मुग़ल प्रशासन की ही देन है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, ये टोडरमल जो हैं इनका नाम नोट कर लेना बच्चों। इन्होंने बहुत अच्छी नीतियाँ जो थी वो लागू की थी। इनकी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही सारी व्यवस्थाएं जो थी आर्थिक दृष्टि से, चाहे राजस्व वसूली से संबंधित थी, चाहे वस्तुओं की कीमतों से संबंधित थी, चाहे व्यापार के संदर्भ में नीतियाँ थी, इसने बहुत अच्छे ढंग से अपनी अर्थशास्त्री होने का कर्तव्य निभाया था। अकबर का राजस्व मंत्री था ये। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे से मतलब प्रांत से है, प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। देखो बेटा, जब्त से क्या अभिप्राय है? अकबर के शासनकाल में उसके राजस्व मंत्री टोडरमल के द्वारा प्रत्येक सूबे को, ये जो पेज नंबर 52 की लास्ट 3rd लाइन है ना, उससे मैं पढ़ रही हूँ। पहले तो आप क्या लिखोगे? जब्त से अभिप्राय क्या है, क्वेश्चन है, तो इसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? जब्त एक प्रकार की राजस्व दर की एक प्रकार की कर वसूली के संदर्भ में प्रयोग होने वाला शब्द है। ये अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के द्वारा लागू की गई व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत उसने प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। मतलब ये जो व्यवस्था टोडरमल के द्वारा राजस्व के वसूली के संदर्भ में लागू की गई थी, यह व्यवस्था मुख्य रूप से गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में लागू नहीं हो पाई थी। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए थे कि मुग़ल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह भी कर सकते थे। मतलब उन्होंने इतना कमा लिया था, इतनी शक्ति का अर्जन कर लिया था, इतनी शक्तिशाली सेना थी कि वो कभी भी, यदि मुग़ल प्रशासक उनका शोषण करते या उन पर अत्याचार करते,
तो वह विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर भी विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को भी चुनौती दे दी थी। जब औरंगजेब की नीतियों से पूरे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींवें हिल गई थी, तो उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे उनको विद्रोह का सामना और भी अधिक तेजी से करना पड़ा था, और यही कारण था कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ गया था। अब यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें एक चित्र बना हुआ है बच्चों। इसमें अकबरनामा और आईने अकबरी, ये दोनों पुस्तकों के नाम है बेटा। ये पुस्तकें अकबर के द्वारा अपने दरबारी अबुल फजल से लिखवाई गई थी। पढ़ें इसमें क्या दे रखा है। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और अपने दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल के इतिहास को लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। 3 जिल्द से मतलब 3 किताबों में लिखा, और इसका शीर्षक रखा अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान था, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावारों, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। मतलब उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से अपनी सारी बातों को प्रूव भी किया है। ये पुस्तक के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से याद भी करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में ये हमारे दियो। आईने अकबरी जो है वो आपके अकबरनामा जो पुस्तक लिखी गई थी अकबर के काल के इतिहास के संदर्भ में, उसके तीसरी जिल्द को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अकबर की नीतियाँ, नज़दीक से एक नज़र। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने ही निर्धारित किए थे, और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। ये बेटा आप समझ रहे हो, अभी अभी अपन ने पढ़ा था अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। अकबरनामा का ही एक पार्ट है आईने अकबरी। अकबरनामा 3 जिल्दों में बनी हुई है, और तीसरी जिल्द का जो नाम है उसे हम आईने अकबरी कहते हैं। पहली जिल्द के अंदर तो अकबर के जितने पूर्वज थे उनके बारे में जानकारी है। दूसरी जिल्द के अंतर्गत आपके शासनकाल की घटनाएं, जो विशेष घटनाएं थी वो घटी थी, उनके बारे में लिखा गया है। और तीसरी जो है आईने अकबरी जिसे हम कहते हैं, उसमें उसके साम्राज्य का, प्रशासन का, सेना का, राजस्व का, सबके बारे में डिटेल में अध्ययन किया गया है। और इस अकबरनामा पुस्तक की विशेषता क्या है कि इसमें सब चीज़ों के आंकड़े देकर प्रूफ किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक और सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी है, सैनिक वेतनधारी जिसे हम कहते हैं, सदर है, धार्मिक और धर्मार्थ कार्य के लिए किए जाने वाले कार्यों का मंत्री है, फौजदार जो सेना नायक होता है, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी आदि का सहयोग प्राप्त था। अब बच्चों फिर से एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर, जिसमें जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, इसके संदर्भ में जानकारी आपको दी गई है। ये जो नूरजहां थी ना, इसे मेहरुनिसा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का खिताब मिला था।
नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्तीर्ण थे और दूसरी ओर ये वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ ये शब्द लिखा होता था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। बच्चों यहाँ पर देखो एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अपने को समझ नहीं आ रहा क्योंकि अपन हिंदी भाषी या अंग्रेजी भाषा से तो परिचित हैं, लेकिन अपन उर्दू या किसी फ़ारसी किसी अन्य भाषा के जानकार नहीं हैं। तो यहाँ पर एक जो लिखा हुआ है एक फरमान है जो किसका है? नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान है। चौकोर मोहर बताती है, चौकोर मोहर ये बताती है उदात और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। फिर उसके बाद बच्चों अकबर के अभिजात से मतलब बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। उसके द्वारा जो पहले भी अभिजात शब्द आया था, उसके द्वारा जो दरबारी वगैरह थे या जो उसके द्वारा सूबेदार नियुक्त किए जाते थे वो बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं शताब्दी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे। राजस्व के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट जो पादरी थे, रोमन कैथोलिक थे और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले में भी चर्चा शुरू कर दी थी। ये चर्चाएं इबादत खाने में हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में भी थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्ता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य को पैदा करती है। यह अनुभव अकबर को सुलह एक कुल और सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु इसका केंद्र बिंदु नीतिशास्त्र की एक व्यवस्था थी जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर ही बल दिया गया था। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट उसमें हम आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।